हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नया चैप्टर। काफ़ी दिन से हम लोग डीएनए आरएनए एमआरएनए यही बातें कर रहे थे। तो आज का अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। तो आज अब इस चैप्टर में अपन मानव का स्वास्थ्य और उसको होने वाले रोगों के बारे में और रोगों से शरीर कैसे बचाता है उन सब के बारे में पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है। चैप्टर के नाम से अपने को पता ये चीज चल जाती है। अब सबसे पहले तो एक हेडिंग आती है अपने पास में, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या है? मानव शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। यानी कि शरीर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रोगों से, रोगाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। ठीक है। और प्रतिरक्षा का जो नियंत्रण है वो कौन करता है भाई? प्रतिरक्षा तंत्र। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भाई जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही शरीर की सभी जो जो रोग है वो उनसे लड़ता है। यानी कि प्रतिरक्षा का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। अब जो प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की? दो। अच्छा, प्रतिरक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी। कोविड के बाद में ये वर्ड है वो काफी पॉपुलर है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमने अखबार में, टीवी में बहुत बार सुना था। तो इम्यूनिटी क्या है? हमारी प्रतिरक्षा। ठीक है। अब जो प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की? दो की, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और उपार्जित को बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या है कि नाम से इसको पता चल रहा है सहज और उपार्जित। उपार्जित का मतलब है कमाना, एक्वायर करना। यानी कि इन्नेट है वो पहले से ही होगी। ठीक है। इन्नेट है यानी कि वो इनबिल्ट है, अपने अंदर पहले से है। और एक्वायर्ड का मतलब क्या है? इसको बाद में हमें कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा दोनों को अपन एक साथ ही पढ़ लेते हैं, अंतर की फॉर्म में, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सहज प्रतिरक्षा है वो जन्म से शरीर में उपस्थित होती है। सहज प्रतिरक्षा कहाँ से उपस्थित होगी? जन्म से। जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके अंदर कौन सी प्रतिरक्षा उपस्थित होती है? पहले से ही सहज प्रतिरक्षा। लेकिन उपार्जित जन्म से उपस्थित नहीं होती है। लेकिन जब कोई रोगाणु एक बार संक्रमण हो जाता है तो क्या बन जाती है भाई? उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी कि किसी भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु के एक बार संक्रमण करने पर कौन बन जाती है? उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। दूसरा अंतर, इसमें स्मरण क्षमता नहीं होती है। स्मरण क्षमता का मतलब क्या है? नो मेमोरी। ये कोई भी मेमोरी नहीं, यानी कि ये किसी को याद नहीं रखती है भाई। जो सहज प्रतिरक्षा है वो अपना काम बस करती रहती है, ठीक है, बॉडी में, लेकिन किसी को याद नहीं रखती, मेमोरी स्पेसिफिक नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होती है? मेमोरी प्रेजेंट। यानी कि ये इसमें हिंदी में अपन लाइन लिखे तो इसमें स्मरण क्षमता होती है। राइट करने का मतलब क्या है? इसमें स्मरण क्षमता होती है, यानी कि मेमोरी प्रेजेंट, यानी कि ये याद रखती है। एक बार कोई रोगाणु आया, अगर वो दूसरी बार आता है तो ये क्या रखेगी? याद। कौन सी प्रतिरक्षा? उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। फिर यह रोगजनक के लिए अविशिष्ट है। इसको रोगजनक से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपना काम करती रहेगी। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? यहाँ रोगजनक के लिए विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक। यानी कि एक बार अगर मान लो कि किसी को अगर कोविड हुआ है तो उसके अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा बनेगी तो वो कोविड के लिए ही वो प्रतिरक्षा स्पेसिफिक होगी, विशेष होगी, ना कि दूसरे किसी रोग के लिए। ठीक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा कैसी होती है? विशिष्ट या स्पेसिफिक। ओके। फिर अब सहज प्रतिरक्षा काम कैसे करती है? जीवाणु या रोगाणु कोई प्रवेश करेगा तो ये क्या बनाएगी? अवरोध। अवरोध का मतलब क्या है? बैरियर। ये क्या बनाती है? बैरियर। और एक्चुअल में बनाती नहीं है, इसमें बैरियर पहले से ही बने हुए होते हैं। और वो बैरियर कितने प्रकार के होते हैं? 4। बैरियर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? शारीरिक, कायिकीय, कोशिकीय और साइटोकाइन अवरोध। ठीक है। और ये तो अवरोध बनाएगी सहज प्रतिरक्षा, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा क्या बनाएगी? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब क्या हो गया भाई? एंटीबॉडी। यहां देखिए, ये तो है प्रतिरक्षा और ये क्या है? प्रतिरक्षी। वो है इम्यूनिटी और ये क्या है? एंटीबॉडी। वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये अलग से बनने वाली चीज है। अभी नेक्स्ट अपनी हेडिंग ही प्रतिरक्षी की संरचना को ही अपन पढ़ेंगे, एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है। तो इसमें क्या बनेगी? एंटीबॉडी। ठीक है। और इसमें अपन क्या देखते हैं कि जब भी कोई रोगाणु या जो जीवाणु है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ अनुक्रिया करेगा। भाई देखो, चाहे कुछ भी हो, प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है।
जब भी कोई रोगाणु या जीवाणु प्रवेश करता है तो ये हमेशा उसको मारने का ट्राई करेगा। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र। तो आते ही वो उसके खिलाफ क्या करता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब है रेस्पॉन्स करता है। किसके खिलाफ? प्रवेश होने वाले जीवाणु या रोगाणु के खिलाफ। तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया। उसे अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया। अगर कोई जीवाणु, रोगाणु या विषाणु शरीर में आया है तो प्रतिरक्षा तंत्र जो अनुक्रिया करेगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रिया। लेकिन यह अनुक्रिया क्या होती है? निम्न तीव्रता की होती है, यानी कि कम तीव्रता की होती है। देखिए, मान लो कि पहली बार अगर कोई आता है तो अपन इतने एक्टिव नहीं रह पाते, ठीक है? तो पहली बार तो हमारी जो तीव्रता है वो क्या होगी? कम। लेकिन जब वही रोगाणु दूसरी बार प्रवेश करता है, भाई मान लो अपन, हम पे किसी ने अटैक किया, पहली बार अपन शांति से बैठे थे और वो आया, उसने अटैक कर दिया, हम रेस्पॉन्स करेंगे लेकिन इतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, तब तक हो सकता है वो एक दो फटके मार दे। लेकिन जब वही रोगाणु दूसरी बार प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इस अनुक्रिया को कहते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। अब अपना जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी रेस्पॉन्स या द्वितीयक अनुक्रिया। और यह अनुक्रिया की तीव्रता क्या होती है? वेरी हाई, उच्च तीव्रता की होती है। इसकी तीव्रता क्या होती है? उच्च, ठीक है? द्वितीयक अनुक्रिया की। समझ में आया आपको? ओके, अब बात करते हैं अवरोधों की। तो सबसे पहला है शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स। अब शारीरिक अवरोध में क्या होती है? दो चीज होती है, त्वचा और म्यूकस। त्वचा और म्यूकस। त्वचा का मतलब है स्किन। अब देखिए, स्किन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे प्रतिरक्षा की पहली बाह्य रेखा है, ठीक है? हाँ, त्वचा एक तो क्या हो गई? प्रतिरक्षा की सबसे बाह्य रेखा या प्रथम रेखा। फिर त्वचा में क्या होते हैं? त्वचा अम्लीय होती है, जिससे ये रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। अम्लीय होती है त्वचा, कैसी है? अम्लीय। और अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं? वसीय अम्ल। और वसीय अम्ल का मतलब क्या है? फैटी एसिड्स। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, क्योंकि त्वचा की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। और अम्लीय किसके कारण होती है? फैटी एसिड्स के कारण। ये वही है, ठीक है? फैटी एसिड्स यानी कि वसीय अम्लों के कारण। फिर है म्यूकस या श्लेष्मा। अब म्यूकस या श्लेष्मा क्या है? ठीक है, तो श्लेष्मा बहुत जगह मिलता है, पेट में, श्वसन तंत्र में, हम जानते हैं नाक में। तो नाक में बाहरी रोगाणुओं को प्रवेश करने से कौन रोकता है? अपने जो नाक में श्लेष्मा है, ठीक है? जो म्यूकस है वही पेट में है, मूत्र जनन मार्ग में है, ठीक है? श्वसन तंत्र में है। तो यहाँ सब इन सारी जगहों पर अपने को क्या मिलता है? म्यूकस या श्लेष्मा। ये जीवाणुओं और रोगाणुओं को अपनी सतह पर चिपका लेता है ताकि वो और आगे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ओके, फिर नेक्स्ट है कायिकीय अवरोध। अब कायिकीय अवरोध क्या होते हैं? आमाशय में HCl एसिड है, वो एक कायिकीय अवरोध है। मुख में लार, मुंह में जो लार होती है वो भी सलाइवा, और आंखों में आंसू, ये तीनों क्या होते हैं भाई? कायिकीय अवरोध के अंदर आते हैं और ये रोगाणु को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है? और आंखों में आंसू, यहाँ पर अपने को एक वर्ड दिया हुआ है लाइसोजाइम एंजाइम। आंखों में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। इसको आप नोट की फॉर्म में लिख लेना। आंखों में लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है जो क्या करता है? रोगाणुओं को, वृद्धि को रोकता है या उन्हें खत्म कर देता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। फिर है कोशिकीय अवरोध। अब कोशिकीय अवरोध हमने 11th में पढ़ा है। कोशिका, प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सी कोशिका है भाई? WBC। कौन सी कोशिका है? WBC, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है? और WBC की भी कौन सी प्रकार है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और NK सेल्स। NK सेल्स का मतलब क्या है? नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर यानी कि प्राकृतिक मारण कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक मारण कोशिका। ओके, ठीक है? तो NK सेल्स क्या करेगी? ठीक है, जीवाणु या रोगाणुओं को मार देगी। साइटोकाइन अवरोध। अब साइटोकाइन अवरोध क्या कहा है? ये काम करता है जब बॉडी में कोई वायरस या विषाणु का इंफेक्शन होता है। जब वायरस या विषाणु का इंफेक्शन होता है तो क्या होता है? ये जब कोई कोशिका विषाणु से संक्रमित हो गई, ये किसके लिए विशेष है भाई? वायरस के लिए, विषाणु। तो अपन ऐसा लिखेंगे, जब कोई कोशिका विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो वो इंटरफेरॉन का स्त्रावण करती है। तब वो किसका स्त्रावण करती है? इंटरफेरॉन का। और जब इंटरफेरॉन स्त्रावित होंगे तो जो असंक्रमित कोशिका है, यानी कि जो संक्रमित नहीं हुई, वो सेफ बच जाती है, यानी कि ये आगे इसको फैलने से रोकती है। किसका स्त्रावण करके? इंटरफेरॉन का। यानी कि एक बार अगर विषाणु का इंफेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, तो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं किसका स्त्रावण करेगी? इंटरफेरॉन का। और जिससे
उसका संक्रमण है वो आगे असंक्रमित कोशिकाओं में नहीं फैलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चारों जो अवरोध है, अब इसमें हमने देखा कि इसमें प्रतिरक्षी बनेगी, एंटीबॉडी। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग की क्या होने वाली है, प्रतिरक्षी की संरचना। ओके, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी की संरचना। अब अपने अंदर जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनती है वो कैसी होती है, तो सबसे पहले तो प्रतिरक्षी किससे बनी हुई होती है भाई, प्रोटीन से। इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या किससे बनी होती है, प्रोटीन से। फिर इसका आकार कैसा है, वाई। प्रतिरक्षी का आकार कैसा होता है, वाई आकार का। ये देखो आपको दिख रही होगी, ये क्या बन गया, एक वाई। ठीक है, तो प्रतिरक्षी का आकार कैसा, वाई। फिर है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, फिर से वर्ड आया एक, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो इसमें प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि 4 प्रोटीन से बनी श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, फिर कौन कौन सी, अब 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, लघु श्रृंखला। एक ये और एक वो, तो ये दोनों क्या हो गई, लघु श्रृंखलाएं। तो इन्हें क्या कहेंगे, लघु श्रृंखलाएं। तथा 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है, बड़ी, ये बड़ी और ये भी बड़ी, तो इनको क्या कहते हैं अपन, दीर्घ श्रृंखलाएं। ये क्या हो गई भाई, लघु श्रृंखला, और ये क्या हो गई, दीर्घ श्रृंखला। ठीक है, फिर प्रतिरक्षी में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के 2 भाग है। अब इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो हमने बनाई है इसके भी कितने भाग होते हैं, 2, एक श्रृंखला के, चल श्रृंखला और अचल श्रृंखला। देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से लगाकर यहां तक, ये तो क्या होता है भाई, अचल श्रृंखला। ये क्या है भाई, श्रृंखला का अचल भाग या अचल श्रृंखला है। और ऊपर का ये जो हिस्सा है वो क्या होता है, चल भाग या चल श्रृंखला। इसका भी ये जो ऊपरी भाग है वो क्या है, चल, और नीचे का जो भाग है वो पूरा क्या है, अचल। यानी कि ऊपर वाला भाग है वो मूव करेगा, गति करेगा, और नीचे वाला भाग है वो गति नहीं करेगा। और इस पर क्या मिलते हैं भाई, ऊपर प्रतिरंजन बंधक स्थल, यानी कि प्रतिजन बंधक स्थल, यानी कि इस पर प्रतिजन आकर कहाँ जुड़ेगा उसके लिए भी विशेष क्या होते हैं, स्थल। यानी कि जो एंटीजन, जो रोगाणु, जो विषाणु, वायरस जो भी आएगा वो आकर यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल। ओके, ये सब किसकी संरचना में मिलते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना में। बुक में अगर आप फोटो देखोगे तो यहाँ पर आपको C मिलेगा और यहाँ पर आपको N मिलेगा। तो जब प्रोटीन है तो प्रोटीन में हम जानते हैं कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इस सिरे की ओर क्या स्थित होगा, कार्बन की श्रृंखला, जो CH2 ये यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का हिस्सा। फिर अब प्रतिरक्षी की चारों श्रृंखलाएं हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। इनके बीच में कौन सा बंध होगा भाई, SS। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हर जगह से जहां से भी ये एक दूसरे से कनेक्ट है वो किस बंध के द्वारा होगी, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, SS बंध के द्वारा। ठीक है, फिर हाँ, प्रतिरक्षी का निर्माण है वो कौन करता है, लसिकाणु कोशिकाएं। लसिकाणु कोशिकाओं का मतलब है लिम्फोसाइट। लसिकाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। अगर आपको लसिकाणु नहीं आता है आप लिम्फोसाइट याद रख सकते हैं, अच्छा नाम है, और इंग्लिश का वर्ड आना ही चाहिए आपको, लिम्फोसाइट। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिरक्षी का निर्माण है वो कौन करेगा, लसिकाणु कोशिकाएं। ठीक है, और लसिकाणु कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। कौन कौन सी, बी और टी। ठीक है, और लसिकाणु कोशिकाएं कैसे काम करती है, तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए उच्च मात्रा में या अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। और प्रतिरक्षी के लिए बुक में एक वर्ड दे रखा है, प्रोटीन की सेना। क्या दे रखा है भाई, प्रोटीन की सेना। तो ये लसिकाणु कोशिकाएं क्या करती है भाई, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती हैं या प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और ये क्या होगी अपनी प्रतिरक्षी की संरचना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी के प्रकार। तो प्रतिरक्षी जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgA, IgM और IgE और IgD। Ig का मतलब क्या हो जाएगा, Ig बराबर इम्यूनोग्लोबिन। Ig का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। ओके, अब बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले IgG। IgG क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। IgG क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी।
पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ अपरा को पार करने वाली प्रतिरक्षी, अपरा को पार करने वाली प्रतिरक्षी कौन होती है भाई, IgG, ठीक है। फिर IgA, ए क्या है, IgA होती है यह मां के प्राथमिक दूध में उपस्थित होती हैं, प्राथमिक दूध में उपस्थित प्रतिरक्षी, ठीक है, उपस्थित प्रतिरक्षी। और प्राथमिक दूध को अपन किस नाम से जानते हैं, कोलोस्ट्रम, किस नाम से जानते हैं, कोलोस्ट्रम, या जिसे कहते हैं खीस, क्या कहते हैं, खीस, ठीक है। फिर है IgM, यहाँ सबसे बड़ी होती है आकार में, सबसे बड़ी किसमें, आकार में, ओके, कौन, IgM। और निर्माण भी क्या होगा सबसे पहले, इसका निर्माण भी कैसे होता है भाई, सबसे पहले देखिए, एक दो पॉइंट है इसके, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर IgE, IgE क्या, E फॉर एलर्जी, तो यहाँ एलर्जी के लक्षणों को कम करती हैं, एलर्जी के लक्षणों को कम करती हैं, ओके। और लास्ट है IgD, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, IgD का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। अपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, प्लेसेंटा, आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, क्योंकि कभी कभी सीधा ऐसे लिख देंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को पार करने वाली, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपरा को ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। और माँ के प्राथमिक दूध यानी कि कोलोस्ट्रम या खीस में कौन सी प्रतिरक्षी उपस्थित होती, IgA, और IgM क्या है, सबसे बड़ी आकार में, निर्माण भी इसका सबसे पहले, IgE क्या है, एलर्जी। आपको ध्यान ये रखना है, सवाल यहाँ से बनेगा, एक तो अपरा को पार करने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए, कोलोस्ट्रम या खीस में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम लिखिए, और एलर्जी, तो ये तीन क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गई प्रतिरक्षी की संरचना, ये प्रतिरक्षी के प्रकार, ओके। सो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है, अब उपार्जित प्रतिरक्षा को हमने पढ़ा था और प्रतिरक्षी की संरचना को भी पढ़ लिया था। अब उपार्जित प्रतिरक्षा है वो भी कितने प्रकार की होती है, दो, तरल प्रतिरक्षा यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी कि फुल फॉर्म नहीं लिखी हमने इसकी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में CMI, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अब देखिए तरल यानी कि तरल में मिल जाएगी, और कोशिका माध्यित यानी कि कोशिकाओं पर मिल जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। हाँ, तो तरल प्रतिरक्षा रक्त में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, लेकिन CMI किस पर मिलेगी, रक्त कोशिकाओं पर। अंतर की फॉर्म में लिखवाए हैं आपको, वेरी इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये किस में मिलेगी, रक्त में स्वतंत्र रूप से, और ये किस में मिलेगी, रक्त कोशिकाओं पर। अब तरल प्रतिरक्षा का निर्माण किसके, कौन सी लसिकाणुओं द्वारा होता है, B लसिकाणुओं के द्वारा, और CMI का निर्माण किसके द्वारा होता है, T लसिकाणुओं के द्वारा। ये B लसिकाणुओं के द्वारा और ये T लसिकाणुओं के द्वारा। अब अगर हम B और T लसिकाणुओं के बारे में जानें, तो B लसिकाणुओं का निर्माण और परिपक्वन दोनों ही कहाँ पर होते हैं भाई, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है, बोन मैरो में। कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोन मैरो। तो बी लसिकाणुओं का तो निर्माण और परिपक्वन दोनों ही किसमें होगा, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। लेकिन टी लसिकाणुओं का निर्माण तो किसमें होगा, अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्वन कहाँ होगा, थाइमस में। थाइमस क्या है, थाइमस हमारी एक ग्रंथि है, ठीक है। तो टी लसिकाणुओं का निर्माण किसमें होगा, निर्माण तो अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन परिपक्वन किसमें होगा, थाइमस में। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, टी लसिकाणु, क्योंकि ये किस परिपक्वन किसमें होगा, थाइमस में। चलिए अब अपने पास में एक और हेडिंग आती है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, सक्रिय का मतलब क्या है, जो सक्रिय रूप से बनेगी, और निष्क्रिय का मतलब क्या है, जिसमें कि कोई खास रोल नहीं होगा। तो इसमें तो क्या होगा, जब शरीर की सुरक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी ही शरीर को दिए जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन इधर आइए, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, जब शरीर में कोई प्रतिजन या रोगाणु प्रवेश करता है, जब कोई प्रतिजन या रोगाणु प्रवेश करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, तब शरीर खुद क्या बनाता है, एंटीबॉडी। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं भाई, सक्रिय प्रतिरक्षा।
लेकिन जब बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही दे दिए जाए तो उसे अपन क्या कह देंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, फिर अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होगा, यहाँ प्रतिरक्षा धीमी होती है। भाई जब धीरे धीरे एंटीबॉडी बनने में टाइम तो लगेगा, तो ये कैसी होती है, धीमी, और अनुक्रिया प्रदर्शित करने में क्या लगता है, समय। इसीलिए एक बार इन्फेक्शन होता है तो अपन थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगाते हैं, लेकिन दूसरी बार फटाक से एकदम रेडी। परंतु एक बार अगर ये सक्रिय प्रतिरक्षी बन गई तो फिर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, यानी कि बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती है। और संक्रमण होने पर किसका निर्माण होता है भाई, सक्रिय प्रतिरक्षा का। सवाल ये भी पूछ सकते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा का निर्माण कब होता है, या ऐसे आ सकता है कि संक्रमण होने पर किस प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ये दो प्रकार की होती है भाई, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक का एग्जाम्पल क्या है, जब कोई संक्रमण होगा, तो जब कोई संक्रमण होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, किसी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण लिखें, तो क्या हो जाएगा, संक्रमण होने पर बनने वाली प्रतिरक्षी को ही क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और कृत्रिम का क्या हो जाएगा, टीकाकरण। टीकाकरण में क्या होता है, देखिए टीकाकरण को अपन, वैसे अगला टॉपिक ही अपना टीकाकरण होने वाला है। तो जब कोई भी जो मतलब कि जीवाणु या विषाणु है उसका मरा हुआ या फिर ठीक है कमजोर किया हुआ जो जीवाणु या विषाणु ही अपने अंदर डाला जाता है, इसीलिए टीकाकरण क्या है भाई, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, और निष्क्रिय का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, माँ के प्राथमिक दूध से मिलने वाली प्रतिरक्षी, दूध के अंदर बनी बनाई प्रतिरक्षी है कौन सी, IgA। और अपरा को पार करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, IgG। तो ये दोनों प्रतिरक्षी हैं, IgA और IgG, ये अपने को डायरेक्ट ही प्रतिरक्षी के रूप में ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इजी है। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है।